अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, प्रीवियस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, जिसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम, उसके अलावा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज, फिर इन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर लॉन्ग क्वेश्चन और फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि एक चीज़ रह गई है, वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाए। तो वो है स्टूडेंट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब इसमें पहले तो मैं आपके साथ कुछ पास्ट पेपर्स शेयर करूँगा। ठीक है, पास्ट पेपर्स हम बाकायदा सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डिफरेंट एमसीक्यूज जो कि बोर्ड के पेपर में आते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसमें मैं आपको 2023, 24 और 22 के कुछ पेपर सॉल्व करके दूंगा, जिनमें एक एक चीज़ आपको समझाई जाएगी और कुछ फिर आपको प्रैक्टिस के लिए मैं एमसीक्यूज दूंगा। उसके अलावा स्टूडेंट फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अलावा जो एमसीक्यूज है वो कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और उसके अलावा आपको कोई भी जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन ना समझ आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और जो मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगा वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप उसका सोल्यूशन इन डिटेल कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़, और ये जो मैं एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा ये 2023 के जो पास पेपर हैं जो कि मुझे इंटरनेट से मिले हैं, मैंने सर्च किए तो उनमें मुझे 3 पेपर मिले हैं। यानी कि इस 2023 के पेपर से रिलेटेड मैं आपके साथ 3 पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व जो है ना वो शेयर करूंगा सोल्यूशन। यानी कि 15, 15 एंड 15 यानी 45 23 से रिलेटेड। ठीक है, 2023 से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं जी। इसमें जो एमसीक्यूज आपको लगता है कि स्टूडेंट जो आपको कंफर्म आते होंगे आप उनको बेशक स्किप करके नेक्स्ट पे मूव कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला एमसीक्यू है उसमें हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन सेट बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको स्टूडेंट हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम इसको उधर लेके जाके तो वो स्क्वायर रूट लेके भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको लिखते हैं एक दफ़ा प्लस में लिख दें एक्स प्लस 1/3 और x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 1/3 और x इज इक्वल टू 1/3। अब आपने देखना है जहाँ पे ये दोनों आंसर होंगे वो इसका सोल्यूशन सेट होगा। अब जब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे प्लस माइनस 1/3। तो इसका ये यहाँ पे आंसर हो गया और यहाँ से ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जी स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 2 में ये आपको एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और हमने इसका क्या बताना है, डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट बताने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि हेयर ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू कितनी है, -1। तो अब डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1। तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस +1 और ये माइनस एंड माइनस कितना हो गया प्लस, तो 4 1 4, तो आंसर आ गया जी 5। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 5 और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अगेन। ठीक है, नेक्स्ट है जी स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 को पहले लिख लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है जी ओमेगा 99 किसके इक्वल होगा। तो अब इसको मोस्टली स्टूडेंट जिस तरह से सॉल्व करते हैं मैं पहले वैसे सॉल्व कर देता हूँ। ओमेगा 3 और ओमेगा 3 की पावर 33 इस तरह से हम लिखेंगे, और ओमेगा 3 किसके इक्वल होता है, 1 के, और 1 की पावर 33 का आंसर क्या होगा, 1। तो यहाँ पे इसका आंसर ये। अब आपको इसका ना कोई भी यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इस तरह इसकी कोई भी पावर आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पर ओमेगा 38 आ जाए, ओमेगा 41 आ जाए, ओमेगा 97 आ जाए, तो आप इसका विद इन सेकेंड कैसे आंसर निकालेंगे। जो भी इसकी पावर होगी ना आपने उसको 3 पे डिवाइड कर देना। जैसे मिसाल के तौर पर 97 है ना, 97 को 3 पे डिवाइड करें, खुद लिख के डिवाइड करना, कैलकुलेटर पे करेंगे तो वैसा पॉसिबल नहीं होगा। तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 7 रह गया, तो 3 2 ज़ा 6। जितना रिमाइंडर आएगा उसको आपने ओमेगा की पावर में लिख देना है। तो ओमेगा 1 इसका आंसर होगा, ओमेगा 97 का। ठीक है, इस तरह आप 41 वाले को भी कर सकते हैं। ये देखें, एक और कर देता हूँ 41, 3 1 ज़ा 3 1 और ये 1 नीचे ले आए। अब 3 3 ज़ा 9, तो कितना रिमाइंडर बचा, 2। तो इसको आप लिख दें ओमेगा की पावर में, तो ओमेगा 2 इसका आंसर है, ओमेगा 41 का। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ।
जी एमसीक्यू नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है पहले पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 में ये एक इक्वेशन गिवन है और अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर आपके पास लिखा हो इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो अल्टरनेंडो का मतलब है कि आपने जो मीन पोजीशन पे लिखे हुए हैं ना, इनको चेंज करना है, इनकी जगह चेंज कर देनी है। यानी ये बन जाएगा ए रेशो सी इज इक्वल टू बी रेशो डी। अब हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको देखते हैं कि कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये है आपका फोर्थ एमसीक्यू, 3n रेशो 4m इज इक्वल टू 3p रेशो 4q। तो जब इस पे अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इन दोनों की जो जगह है वो क्या हो जाएगी, चेंज। तो ये हो जाएगा 3n रेशो 3p इज इक्वल टू 4m रेशो 4q। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या ऐसा आंसर है हमारे पास। यहाँ पे देखिए रेशो में नहीं लिखा हुआ, फ्रैक्शन में लिखा हुआ, तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 3n डिवाइड बाई 3p इज इक्वल टू 4m डिवाइड बाई 4q। तो ये आपका फोर्थ एमसीक्यू का आंसर है। तो यहाँ पे जी इसका आंसर है 3n 3p 4m 4q। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर है, ये ए वाला। नेक्स्ट चलते हैं जी स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 5 पे। एमसीक्यू नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड करना, ठीक है। पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x² माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कितनी है, 3 विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ x², और b की जो वैल्यू है वो कितनी है, -5। b की वैल्यू कितनी है, -5, जो कि क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। और फिर c की वैल्यू कितनी है, -2। तो हमने सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, अल्फा बीटा के, और ये इक्वल होता है c डिवाइड बाय a। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट विच इज़ इक्वल टू अल्फा बीटा c डिवाइड बाय a का मतलब -2 डिवाइड बाय 3 वैल्यूज पुट करने के बाद। तो ये आपके पास आंसर हो गया। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है बी वाला पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और एमसीक्यू नंबर 6 को सोल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 में ये कहा जा रहा है कि ये आपके पास एक इक्वेशन है और आपसे बोला जा रहा है जी ए की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो पहले इसको यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट, ये समझने वाला है, इसको ध्यान से करना है। 2x + 1 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 1 प्लस b मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। तो a की वैल्यू आपसे पूछेंगे क्या होगी। अच्छा, पहले हम इसको ओपन करके लिखते हैं, 2x + 1 इज इक्वल टू ax माइनस a, और यहाँ पे bx माइनस b। अब यहाँ पे हम क्या इसको ऐसे करते हैं जी, 2x + 1, x वाली टर्म में से x कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी रह जाएगा जी a + b, और कांस्टेंट टर्म में माइनस कॉमन आ रहा है, ये देखें, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा a + 2। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे, यानी जो x वाली टर्म है उसको x के इक्वल रखेंगे बाय कंपेयरिंग। तो x वाली टर्म के इक्वल रखेंगे तो 2 इज इक्वल टू आ जाएगा a + b। ये मैं आपको ज़रा बता देता हूँ, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो है a + b। तो ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है 1 और यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है -a -2। तो हम इसको भी लिखते हैं। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है जी 1 लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे -a + 2। तो यहाँ से ज़्यादा इजी है a की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो a 1 इज इक्वल टू -a -2। तो a को इधर ले जाएं, 1 को उधर ले जाएं, तो a इधर आके -a इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और -2 -1। तो a का आंसर कितना आ गया जी, -3। तो ये a की वैल्यू है जो कि यहाँ पे है -3। तो यहाँ पे नहीं है, तो हम देखते हैं कि हमने कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं की। पहले तो मैं देखता हूँ कि मैंने क्वेश्चन जो है वो सही लिखा है। 2x + 1 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस, तो bx माइनस 2। तो 2x + 1, तो उसके बाद फिर 2x + 1 x कॉमन आ गया तो a + b, और फिर उसके बाद माइनस जो है वो हमने कॉमन लिया था तो a + 2। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैलकुलेशन में, -a -2 और 1 उधर जाके माइनस हो गया, ये प्लस हो गया -3। स्टूडेंट यहाँ पे -3 जो है वो नहीं है, -3 इसका आंसर होगा, ठीक है, -3 इसका आंसर होगा। तो वो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हम एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 7 में आपको एक डायग्राम गिवन है, विच टाइप ऑफ फंक्शन इज शोन इन द फिगर। पूछें कि कौन सा फंक्शन है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें क्या ये नोट अ फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन तो है क्योंकि डोमेन के सारे फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स यूज हैं, फंक्शन तो है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन कब होता है, जब हर एक का अलग अलग इमेज हो। मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी रहे। इधर a b c
और इधर हम बना लेते हैं जी एक्स वाई जी। अब इनकी मैपिंग कराते हैं। जैसे ए की जो इमेज है वो है वाई, उसके बाद बी जो है इसकी इमेज है जी, और सी जो है इसकी इमेज है एक्स। ये इस तरह से। अब आप देखें हर एक का डिस्टिंक्ट जो है ना इमेज है, ए का वाई है, बी का जी है, सी का एक्स है, तीनों का डिफरेंट इमेज है। इसका मतलब है कि वन वन फंक्शन है, ठीक है। अब उसके बाद जो है उसके बाद इसमें जो सपोज कर लें आपके ये सेट ए है और ये वाला सेट बी है, सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स यूज हुए हैं। यानी एक तो पहले हमने कहा कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी, वन वन फंक्शन हो गया। उसके अलावा ये ऑन टू फंक्शन भी है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन क्यों है? क्योंकि इस फंक्शन की जो रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन, वो किसके इक्वल है? वो सेट बी के इक्वल है। सेट बी का मतलब सेकंड सेट के इक्वल है। तो जब भी सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स यूज हों, ठीक है, तो इसका मतलब वो ऑन टू फंक्शन होता है। और ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो, ऑन टू भी हो, उसको क्या बोलते हैं कि वो कौन सा फंक्शन है? वो होता है जी बाइजेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसका आंसर है बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं MCQ नंबर 8 पे, और इसमें देखते हैं क्या क्या गिवन है। पहले लिखते हैं। इसमें हमें गिवन है जी सम ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3268, ठीक है। सम ऑफ एक्स गिवन है 568 और n इज इक्वल टू 10, और आपसे पूछ रहे हैं जी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको फॉर्मूला पता होगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम यहाँ पे पहले लिखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस सम ऑफ x डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अनग्रुप डाटा के लिए यूज होता है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 32688 डिवाइड बाई 10 माइनस 568 डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे इस पार्ट को, तो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है, और इसी तरह इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। फिर आगे मूव करेंगे जी स्टूडेंट। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर ये आ गया, और इसको जब सॉल्व किया तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, फॉर्मूला तो मैंने लिख लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, तो वो हम इसको फुलफिल कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में इसका स्क्वायर रूट भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका स्क्वायर रूट आएगा, और जब इसका आंसर लिखा होगा ये वाला, इस पर भी स्क्वायर रूट, बल्कि ऐसे करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं नीचे। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ रिमूव, ये कर लिया, ठीक है। अब इसका आंसर लिख लेते हैं। इसका आंसर आया था 3268.8, ये पहले वाले का, और माइनस 3226.24, तो ये आ गया। अब इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 42.56 का स्क्वायर रूट, तो जब इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 42.56, तो इसका आंसर आएगा 6.52। तो यहाँ पे देखते हैं जी ये ऑप्शन नंबर डी। तो हमने 8 MCQs कर लिए। अब बाकी के MCQs के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 9। MCQ नंबर 9 में ये कहा जा रहा है कि इफ़ A जो है वो सबसेट हो B का, तो देन A यूनियन B किसके इक्वल होगा? ठीक है। अब ये सबसेट नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट है। सबसेट के लिए ये वाला साइन यूज़ होता है। ये वाले साइन का मतलब ये है कि वो सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है, एक का एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होगा जो कि बी में नहीं है। अच्छा, तो आप देखें कि जब ए बी का सबसेट है, इसका मतलब है कि कुछ एलिमेंट जो हैं वो इस बी सेट के अंदर क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं। तो यूनियन में आपको क्या करना होता है कि यूनियन का मतलब ये होता है कि आपने तमाम के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना होता है। यानी उसमें पहले सेट के भी एलिमेंट्स आएंगे, बड़े दूसरे सेट के भी एलिमेंट्स आएंगे। तो आप यहाँ से ये देखें ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो दोनों में से ग्रेटर सेट कौन है? बी। यानी बी जो जब इनका यूनियन लेंगे तो आंसर आएगा बी। तो इसका आंसर है ए यूनियन बी का आंसर आ जाएगा बी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक दो कन्फ्यूजन आपकी और क्लियर कर दूँ। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि ए सबसेट ऑफ बी है, तो इसका मतलब ए के तमाम एलिमेंट्स बी में कंटेन कर रहे हैं। तो देन आपसे तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताएं ए यूनियन बी का आंसर क्या होगा। तो तब आप आंसर देंगे कि ग्रेटर सेट। ए इंटरसेक्शन का आंसर क्या, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होगा, तो तब आप आंसर देंगे जो स्मॉलर वाला सेट होगा। और इसी तरह आपसे पूछा जाएगा ए माइनस बी का आंसर क्या होगा, तो इस कंडीशन में आप कहेंगे एम्प्टी सेट, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो माइनस का मतलब ऐसे एलिमेंट लिखें जो ए में हो बी में ना हो, तो ए तो पहले से ही इसका सबसेट है, तो इस वजह से एम्प्टी आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं MCQ नंबर 10 पे। तो 9 वाले का जो आंसर है वो हो गया जी स्टूडेंट बी। MCQ नंबर 10 में ये कह रहे हैं इन विच क्वाड्रेंट टेन थीटा एंड कोड थीटा आर पॉजिटिव, यानी ऐसा क्वाड्रेंट बताएं जिसमें टेन और कोड दोनों ये दोनों पॉजिटिव होते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट ज़रा ये बना लेते हैं, ये क्वाड्रेंट वाला चक्कर जो है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर है। अब पहले वाला जो क्वाड्रेंट है ना, वो तो ऑब्वियस है कि इसमें सारे के सारे जो फंक्शन है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसका आप जो है ना वो ये फर्स्ट वाला भी आंसर लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो मेरे ख्याल से इसका आंसर बनता है वो क्वाड्रेंट नंबर 3, क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 3 जो है वो ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें ये दोनों के दोनों फंक्शन टेन और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव। सिर्फ टेन और कोट की बात की गई है। अगर वो पूछता ना कि ऐसा क्वाड्रेंट बताएं जिसमें सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो फिर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट लगाएंगे तो आपका आंसर गलत होगा। हमने ऐसा क्वाड्रेंट बताना है जहाँ पे टेन और कोट जो है वो सिर्फ पॉजिटिव हो। तो इसको पहले अच्छे से पढ़ना है और फिर उसके बाद आंसर लगाना है। तो क्वाड्रेंट नंबर 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट, MCQ नंबर 11। MCQ नंबर 11 में आपको एक डायग्राम नजर आ रही होगी और इसमें कह रहे हैं इन दी फिगर द लेंथ ऑफ द कोड AB इज, कोड की लेंथ फाइंड करनी है। ये आपके पास कोड है, ठीक है। अब इस कोड की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैं पहले जो लेंथ फाइंड करूंगा वो इतनी लेंथ फाइंड आउट करूंगा ये। तो उसके लिए मैं ट्राइंगल कौन सी यूज़ करूंगा, ये वाली AOD, ये वाली ट्राइंगल जिसको मैंने जो है कलर किया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल AOD। अब इस ट्राइंगल में हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे कौन है, 90 के ऑपोजिट जो कि OA है। आप डायग्राम से देख सकते हैं ये वाली साइड। और परपेंडिकुलर आप कह दें OD को कह दें, ठीक है। और AD को भी कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि थीटा नहीं है यहाँ पे। और बेस हम कह देते हैं AD को। तो OA जो है इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे OA की, तो ये आएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OD कितना है 4 का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। इस सारे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 25 माइनस 16 ये बेस का आंसर आएगा। तो बेस यहाँ पे क्या है AD, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 AD का स्क्वायर। तो AD जो है जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी इन दोनों को माइनस किया 9 और फिर उसका स्क्वायर रूट लिया। तो ये वाली जो लेंथ है ना ये कितनी होगी 3। अब आपको याद होगा आपने एक थ्योरम पढ़ा था, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में ये एक कोड है। इस सर्कल के सेंटर से आप कोड पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इस कोड को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर देगा। यानी ये एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 9.3 है आई थिंक। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कोड बाइसेक्ट इट। तो बाइसेक्ट का मतलब जितना अंतर ये होगा उतना ये होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि ये वाली जो लाइन आ रही है ये क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है। किस पे है, इस कोड के ऊपर। तो जितनी लेंथ ये वाली होगी उतनी लेंथ ये वाली होगी। ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3। तो 3 + 3 कितना हो गया, 3 + 3 कितना हो गया। तो कोड जो है वो कोड जो AB है वो आपके पास कितनी है, वो है A से D और फिर D से B। तो 3 + 3 जो कि इक्वल हो गया जी 6 सेंटीमीटर के। तो आंसर आपके पास आ गया ये D वाला, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं जी MCQ नंबर 12 की तरफ। MCQ नंबर 12 में देखें आपको ये कह रहे हैं कि ABC आर दी साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, C ग्रेटर है A से, C ग्रेटर है B से। यहाँ पे हम लिख लेते हैं C जो है वो ग्रेटर है A से और C जो है वो ग्रेटर है B से। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 3 साइड हैं A B एंड C, तो इनमें जो सबसे ग्रेटर साइड है वो कौन सी है, C। तो आपको ये कह रहे हैं कि C स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से। तो बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी, क्या ऑब्ट्यूज होगी, क्या राइट होगी या इक्विलेटर होगी। तो देखते हैं इसमें से क्या है। यहाँ पे स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। कौन सी होगी, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब मिसाल के तौर पर अगर ये C स्क्वायर जो है ये ग्रेटर साइड, C ही ग्रेटर साइड हो, ठीक है। अगर ये लेस हो जाती बाकी दोनों साइड के स्क्वायर और सम के, तो फिर इस कंडीशन में ये क्या होती, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या होती है, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। और अगर ये C स्क्वायर इक्वल हो जाता है इसके A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के, तो इस कंडीशन में ये ट्राइंगल क्या होती है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो ये बाकी भी आपको मैंने बता दिए। तो इसका आंसर आएगा जी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यानी बड़े वाली साइड का स्क्वायर अगर ग्रेटर हो तो ऑब्ट्यूज, बड़े वाली साइड का स्क्वायर लेस हो तो एक्यूट, और बड़े वाली साइड का स्क्वायर इक्वल हो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के, तो इस कंडीशन में फिर क्या होगा जी, राइट एंगल ट्राइंगल। अब नेक्स्ट है जी स्टूडेंट MCQ नंबर 13। MCQ नंबर 13 जो है, MCQ नंबर 13 में कहा जा रहा है टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट आर, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेंथ में इक्वल। ये थ्योरम 10.3 की स्टेटमेंट आप बुक से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ थ्योरम 10.3, ठीक है। इधर मैं बाय यूजिंग, इधर भी लिख देता हूँ बाय यूजिंग थ्योरम 10.3,
तो इसका जो आंसर होगा वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है MCQ नंबर 14। MCQ नंबर 14 में ये कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड जो कि यहाँ पे बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप। सबटेंड्स द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, द रेडियल सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल इज। तो इसका रेडियल सेगमेंट कितना होगा, ठीक है। अब रेडियल सेगमेंट कितना होगा उसको हम देखते हैं यहाँ पे, और ये भी सीखेंगे कि किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इस डायग्राम को ना मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, फिर बाद में इसको रिमूव कर लेंगे, ठीक है। ये सर्कल बना लिया, ये उस सर्कल के अंदर मैंने बना ली कोड, और ये कोड जो है वो सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे 60, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें कि ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर, अब ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, इसको आर कह देते हैं, ये भी आर। अब आपने पढ़ा हुआ है कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल की लेंथ इक्वल हो तो इसका जो अपोजिट एंगल है ये, और इसका जो अपोजिट एंगल है ये दोनों के दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। एक मिनट ज़रा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, और एक एंगल आपको पता है 60, एक एंगल 60 है और ये दोनों आपस में इक्वल मेजरमेंट के हैं। तो मिसाल के तौर पर इसका नाम मैं कह देता हूँ x, तो ये भी होगा x। तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। डायरेक्ट भी मैं बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको डिटेल से बता दें। तो x 60, यानी कि अब ये जो x है ये कितना है, इधर मैं बाहर लिख लेता हूँ, ये भी 60 डिग्री, अब ये भी 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या होगी, इक्विलेटर। तो इक्विलेटर ट्रायंगल का मतलब अगर ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो ये भी लेंथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, ये भी लेंथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था कि रेडियल सेगमेंट यानी रेडियस कितना होगा, तो वो यहाँ पे कितना होगा जी, 4 सेंटीमीटर। लास्ट MCQ पे आते हैं, MCQ नंबर 15 पे। MCQ नंबर 15 में यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। MCQ नंबर 15 में ये देखें, ये एंगल आपको दिया गया 110 और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम एक रिजल्ट यूज़ करेंगे, वो रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो सेंट्रल एंगल होता है, सेंट्रल एंगल वो डबल होता है किसके, सर्कम एंगल के। इसको हम नीचे लिख लेते हैं, सर्कम, चले ऐसे लिख लेते हैं, ये एंगल का साइन मैंने लिख दिया। अब सेंट्रल एंगल यहाँ पे इस सर्कम एंगल के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल एंगल बनता है ना, वो मुझे ये वाला एंगल पता होना चाहिए, ये। अब ये एंगल मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, अब देखें ये पूरे का पूरा अगर इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर दूँ तो ये पूरे का पूरा क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 360 में से अगर मैं 110 माइनस कर दूँ तो मेरे पास ऊपर वाला एंगल आ जाएगा, तो वो आएगा 260, ठीक है। वो एंगल कितना आएगा जी, ऊपर वाला 260 नहीं, 110 माइनस करने से 250 आएगा। अब 250, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 250 एंगल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। अब ये जो 250 है ये क्या है, सेंट्रल एंगल, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो 250 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय सर्कम एंगल, तो 250 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू सर्कम एंगल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सर्कम एंगल आपका x, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125। ये चैप्टर 12 से आपको दिया गया, ठीक है। तो 125 इसका आंसर है। तो इस तरह स्टूडेंट हमने एक पेपर के जो MCQs हैं वो सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पेपर की तरफ, वो भी 2023 का ही पेपर है। आई होप आपने सोल्यूशन इंजॉय किया होगा जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट पेपर हम सॉल्व करते हैं, इसमें सबसे पहला MCQ है। अच्छा, MCQ को सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये बेसिकली सॉफ्ट एरिया और हार्ड एरिया, किसी भी एरिया के आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए जो है ये फ्रूटफुल होगी। यकीनन आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे MCQs ज़रूर आएंगे और आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और आपने ये नहीं समझना कि ये पेपर तो एक पेपर आना था 2023 में। जैसा कि आपको पता है कि जो हार्ड एरिया उनका पेपर और होता है, जो सॉफ्ट एरिया उनका पेपर और होता है। क्वेश्चन सेम होते हैं, बस वैल्यूज़ वगैरह चेंज होती हैं, ठीक है। तो जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। 81x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे इसका सोल्यूशन सेट चाहिए, तो 81x² को मैं लिख सकता हूँ 9x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इससे नेक्स्ट टाइम में हम इसको लिख सकते हैं 9x माइनस 1 इंटू 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली जो है वो 0 के इक्वल लिख लेंगे। 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 9x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आपको मिलेगी x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 9, और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 9। तो हमने देखना है एक ऐसा आंसर जिसमें ये भी आंसर हो और ये भी आंसर हो। तो यहाँ पे जी ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद जी आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास इक्वेशन हो ax² माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट बताना है, ठीक है। अब जो पहले अभी थोड़ी देर मैंने पेपर सोल्व किया बिल्कुल उसी तरह का पेपर है ये, मतलब पूछा वही गया है लेकिन वैल्यूज़ वगैरह चेंज है। तो वहाँ पे यहाँ पे अब लिखेंगे ax² माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0।
तो अब डिस्क्रिमिनेंट इधर ए ही है बी की जगह, यहाँ पे चले लिख लेते हैं ए बी सी पहले से यूज़ हो गया। तो कैपिटल ए मैं कह देता हूँ ए के इक्वल है, कैपिटल बी जो है वो माइनस बी के इक्वल है, और कैपिटल सी जो है वो माइनस सी के इक्वल। वो जो स्मॉल ए बी सी यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे मैंने कैपिटल यूज़ कर लिया। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल बी स्केयर माइनस 4ac। तो यहाँ आ जाएगा जी माइनस बी का स्केयर माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस सी। तो ये हो जाएगा जी बी स्केयर प्लस 4ac। माइनस बी का स्केयर कितना आ गया, बी स्केयर, और इस सारे का आंसर आ गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4ac। तो ये आंसर बन गया, और यहाँ से बी स्केयर प्लस 4ac, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं जी MCQ नंबर 3 की तरफ। MCQ नंबर 3 में ये एक इक्वेशन है, और इसमें आपको कह रहे हैं जी सम ऑफ द रूट फाइंड करें। तो 3x स्केयर माइनस 5x माइनस टू इज़ इक्वल टू 0। तो हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द रूट्स। तो a 3 के इक्वल है, b माइनस 5 के इक्वल है, और c जो है वो माइनस 2 के इक्वल है। तो सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस b डिवाइड बाई a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस 5 डिवाइड बाई 3, तो आंसर आ गया 5 डिवाइड बाई 3। तो आंसर हो गया 5 डिवाइड बाई 3, तो पहला ही ऑप्शन हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं MCQ नंबर 4 की तरफ। अब MCQ नंबर 4 में ये पूछ रहे हैं जी a रेशो b इज इक्वल टू x रेशो y। तो इन्वर्ट टेंडो प्रॉपर्टी बतानी है, इन्वर्ट टेंडो। तो a रेशो b इज इक्वल टू x रेशो y। तो इन्वर्ट टेंडो बताना है हमने। इन्वर्ट टेंडो का मतलब ये है कि b और a को आप चेंज कर दें, और इसी तरह y और x को चेंज कर दें। अब आप देखें कि अगर इसी तरह रेशो की फॉर्म में लिखा है आंसर, तो रेशो वरना फ्रैक्शन में लिखा होगा। तो b रेशो a और y रेशो x, ये वाला आंसर है आपके पास c वाला। इधर भी मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं MCQ नंबर 5 की तरफ। MCQ नंबर 5 में पार्शियल फ्रैक्शन आर ऑफ द फॉर्म, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है हमने। x प्लस टू डिवाइड बाय x प्लस 1 और x स्केयर प्लस 2। अब इसकी बनानी है हमने पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन हम इसकी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो देखें क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। और अगर मैं आपसे स्टूडेंट ये पूछूं कि बताइए कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो ये एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन है। ये यहाँ से मुझे पता चला, इररिड्यूसिबल नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो अब जब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो x प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 2। तो पहले आएगा जी x प्लस 1। एक बात आपने याद रखनी है, जितने यहाँ फैक्टर्स होंगे उतनी आगे फ्रैक्शन बनेगी। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है कि एक फ्रैक्शन को उसी के पार्ट्स की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। और यहाँ पे लिख देंगे जी bx प्लस सी। क्वाड्रेटिक वाले को हम इस तरह से जो है लिखते हैं, इसको bx प्लस सी की जगह इसको b प्लस सी एक्स भी लिख सकते हैं। तो आपने वहाँ से देख लेना कि कैसे लिखा हुआ है। ज़्यादातर वैसे ऐसे ही लिखते हैं bx प्लस सी की फॉर्म में, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हमने बना दी। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट MCQ नंबर 6 की तरफ। MCQ नंबर 6 की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। MCQ नंबर 6 में कहा जा रहा है कि यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम। इसमें 1 और 2 इसका नाम x रखा गया है, और यहाँ पे a b और c। अब इसकी वो जो हम इसको मैपिंग भी बना लेते हैं। a जो है 1 जो है वो a के साथ मैप हो रहा है, और 2 जो है वो b के साथ मैप हो रहा है। और आपसे पूछ रहे हैं कि वो विच टाइप ऑफ द फंक्शन इज, ये कौन से टाइप का फंक्शन है। क्या ये फंक्शन नहीं है, तो पहले वाला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि पहले सेट के साथ दोनों एलिमेंट जो हैं वो यूज़ हो गए। तो पहले वाला ऑप्शन तो बाइजेक्टिव फंक्शन तब होता है जब ये वाले जो हैं सारे के सारे एलिमेंट्स यूज़ हों। तो ये तो सारे यूज़ नहीं हुए, और 1 1 भी होना चाहिए, तो बाइजेक्टिव भी नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद जी इंजेक्टिव फंक्शन, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन कब होता है, जब फंक्शन 1 1 भी हो और इन 2 भी हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि क्या ये फंक्शन 1 1 है। यस 1 1 है। क्यों 1 1 है, ये इसलिए 1 1 है क्योंकि 1 का भी डिफरेंट इमेज है और 2 का भी डिफरेंट इमेज है। तो ये 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। कौन सा फंक्शन हो गया, 1 1। उसके बाद ये इनटू फंक्शन भी है। कैसे इनटू फंक्शन है कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है ए बी के, ठीक है। ए बी के इक्वल है, जो कि सेकंड सेट के इक्वल नहीं है, यानी सेट वाई है, ये वाला सेट वाई के इक्वल नहीं है। अगर आपका सेकंड सेट पूरा यूज़ ना हो, इसका मतलब कि वो आपका कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, ठीक है। अब ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो, और ये चीज़ किसको शो कर रही है, इनटू को। ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और इन 2 भी हो, उसको हम बोलते हैं कि वो कौन सा फंक्शन होता है,
इंजेक्टिव फंक्शन। कौन सा होता है? इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7 पे। एमसीक्यू नंबर 7 में सम ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3268। ये गिवन है सम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 568। ये गिवन है n इज इक्वल टू 10 और इसमें आपसे वेरिएंस पूछें। सेम ऐसा एमसीक्यू जो है अभी थोड़ी देर पहले हमने दूसरे पेपर में किया है, तो वहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन बताना था, यहाँ पे वेरिएंस बताना है। तो फिर भी चले मैं दोबारा कर देता हूँ। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो स्टूडेंट क्या होता है? सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस सम ऑफ x डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यू जब यहाँ पे लगाएंगे तो वो वैल्यूज़ आएंगी 500 सॉरी यहाँ पे वैल्यू जब लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 32688 डिवाइड बाय 10 और माइनस 568 डिवाइड बाय 10। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे आ जाएगा 3268.8 और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा, ये मैं दोबारा से आपको कैलकुलेटर पे कर देता हूँ, 568 डिवाइड बाय 10, तो आंसर आएगा 56.8 और इसका स्क्वायर, यानी इसका आंसर आएगा 3226.24। तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 42.56 आता है। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने से ये आंसर हो गया और इधर से ये। चलें जी, नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं, एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 में कहा जा रहा है इफ़ ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो देन हम बताएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? ए इंटरसेक्शन बी। या अगर मैं आपको बता चुका हूँ ये तीनों एमसीक्यूज़ के, अगर ए सबसेट हो बी का और तो इसमें यूनियन किसके इक्वल होगा? इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा? तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल होगा? बी के। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो होगा बी। सही हो गया। तो जब सबसेट हो ना ए सबसेट हो बी का, तो यूनियन में ग्रेटर सेट, इंटरसेक्शन में स्मॉलर सेट और डिफरेंस में एम्प्टी सेट। अब बाकी के एमसीक्यूज़ के लिए हमें नेक्स्ट पेज पे मूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 में पूछा जा रहा है ओमेगा की पावर -2। पहले जो हमने एमसीक्यू किया वहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इसको सॉल्व करने के पहले। इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं। अब 12 जो है ना इसको आप 3 के टेबल पे डिवाइड कर दें, तो 3 4 12, तो रिमाइंडर कितना है? 0। तो इसका आंसर आएगा 1 डिवाइड बाय ओमेगा की पावर 0। तो किसी भी नंबर की, रियल नंबर की पावर 0 हो उसका आंसर क्या होगा? 1। तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ये 1। अब आप अपने तरीके से इसको करके देख लें जैसे आप करते हैं। ओमेगा -12, तो 1 डिवाइड बाय ओमेगा 12। अब इसको आप लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय ओमेगा 3। ओमेगा 3 और ओमेगा 3 की पावर आप 4 लिखेंगे। ओमेगा 3 किसके इक्वल होता है? 1, 1 की पावर 4, तो 1 डिवाइड बाय 1 1 ऐसे, लेकिन इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है 3 से डिवाइड करने से। जी, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10। एमसीक्यू नंबर 10 ये भी ऐसा मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें देखिए आपको ये कहा जा रहा है, ये पहले इसको पढ़ते हैं कि सी जो है वो ए से ग्रेटर है, सी जो है वो बी से भी ग्रेटर है। तो इसका मतलब है कि ए बी सी ये 3 साइड्स की जो लेंथ हैं और इनमें जो सी है ये क्या है? ग्रेटेस्ट साइड है। क्या है? सी जो है वो ग्रेटेस्ट साइड है, ग्रेटेस्ट साइड है। तो आगे मैंने आपको बताया है कि सी स्क्वायर, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि सी स्क्वायर अगर जो है ग्रेटर साइड का जो स्क्वायर है वो अगर लेस हो जाए बाकी दोनों साइड के स्क्वायर प्लस सम के, तो वो कौन सी होगी? ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो होगी एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन सी होगी? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो इसका आंसर फिर आएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अच्छा जी, नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 11। इसमें कहा जा रहा है जी टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4 लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट भी आपको बताया जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताएं जी साइन थीटा किसके इक्वल होगा। अब इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम इस तरह से करेंगे। अब आपको पता है जी टेन ऑफ थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस के। तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है। तो यहाँ पे ना हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, उसमें यहाँ पे मैं थीटा लिख लेता हूँ, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90, 90 के सामने हाइपोटेनियस और ये बेस। तो बेस है 4, परपेंडिकुलर है 3, तो मुझे पहले इसका आंसर चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इससे नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे? हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 + 16 25। तो हाइपोटेनियस का आंसर हो गया 5। ये मैंने डायरेक्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन की है। अब आप साइन थीटा का फॉर्मूला लिख दें। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 3 और हाइपोटेनियस कितना है? 5। तो 3 डिवाइड बाय 5 आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये इसका आंसर होगा। अच्छा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यू नंबर 12 पे। ऐसा एमसीक्यू पहले भी हम सोल्व कर चुके हैं। अब इसमें आपको कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। तो बिल्कुल सेम टू सेम ये वही एमसीक्यू है जो हम पिछले पेपर में सोल्व कर चुके हैं।
जो इससे अभी पहले हमने किया था। तो अब चले मैं फिर भी इसको कर देता हूँ। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको पहले हम ये लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो ये लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाली ट्राइंगल यूज़ करेंगे, ए और डी वाली, ये वाली, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी। अब इस ट्राइंगल में हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का पहले तो लिखते हैं नाम। हाइपोटेनस कौन है, ये 90 के सामने वाली साइड, ये वाली ए ओ। तो यहाँ पे लिख देंगे ए ओ का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आप सपोज कर लें कि ये वाला है ओ डी का स्क्वायर, और प्लस बेस जो है वो लिख देते हैं हम ए डी का स्क्वायर, ये वाला ए डी का स्क्वायर। तो ए ओ कितना है 5 का स्क्वायर, ये मैं डायग्राम से देख के वैल्यू तो लिख रहा हूँ। ओ डी कितना है 4 का स्क्वायर, और प्लस ए डी का स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। 25 माइनस 16 कितना होता है 9। तो ये आ जाएगा जी स्टूडेंट ए डी का स्क्वायर। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। उस सर्कल के अंदर ये आपके पास क्या है, एक कोड है, और सेंटर से, उस सर्कल के सेंटर से उस कोड के ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर है तो वो इसको बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही लेंथ ये होगी। तो अगर ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, मैं इधर पहले लिखता हूँ, ये वाली लेंथ अगर 3 है तो ये भी कितनी होगी 3। तो दोनों को मिला के कितना हो गया टोटल 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो ए बी है वो इक्वल होगा ए डी प्लस डी बी के। तो 3 प्लस 3, तो कितना आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर है वो कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13 पे। एमसीक्यू नंबर 13 में कह रहे हैं द सेमी सर्कम्फ्रेंस एंड द डायामीटर ऑफ सर्कल बोथ सबटेंड द सेंट्रल एंगल ऑफ, कितना एंगल बनाते हैं। तो अब इसकी पहले डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ये देखें, ये सपोज कर लें हमने एक बना लिया सर्कल, ठीक है, और इस सर्कल के अंदर हमने बना लिया ये डायामीटर, सही हो गया। अब देखें इसमें दोबारा से इसको पढ़ते हैं। इसमें ये कह रहे हैं द सेमी सर्कम्फ्रेंस। सेमी सर्कम्फ्रेंस का मतलब है कि सपोज कर लें यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इतने की बात हो रही है सेमी सर्कम्फ्रेंस, एंड द डायामीटर, ये दोनों मिलकर कितना एंगल बनाते हैं। तो वो आपको पता है कि पूरे सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है 360। तो यहाँ भी कितना एंगल होगा 180 डिग्री। तो इसका आंसर है 180 डिग्री। अच्छा जी, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 14। एमसीक्यू नंबर 14 में द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। अब हेक्सागोन कैसी शेप होती है जिसमें कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। अच्छा, अब मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे हम एक रेगुलर हेक्सागोन बना लेते हैं, देखते हैं बनती है कि नहीं। जी स्टूडेंट, तो मैंने एक रेगुलर हेक्सागोन बना लिया। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब इसकी जो तमाम की तमाम साइड है ना, यानी इस साइड की जितनी लेंथ होगी ये भी उतनी होगी, ये भी सपोज करें कि ये लेंथ है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी 2, ये भी 2, ये वाली भी 2, ये वाली भी 2 और ये वाली भी 2। अच्छा, रेगुलर हेक्सागोन में हर एक जो एंगल होता है ना, ये अगर सारी साइड की लेंथ इक्वल है तो ये सारे एंगल भी आपस में इक्वल हैं। तो ये सारे के सारे एंगल होंगे 120, 120, 120, ठीक है। और आपसे ये पूछे हैं कि अगर ये आपसे ये पूछे हैं कि एक्सटर्नल एंगल कितना होगा। अब वो देखें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये एक्सटर्नल एंगल कैसे बनेगा कि हम इसकी एक्सटर्नल एंगल कब बनता है, जब हम किसी एक साइड को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। पहले मैं ऐसे करता हूँ कि इस पार्ट को, इसको यहाँ से करते हैं रिमूव। अब एक्सटर्नल एंगल बनाने के लिए मुझे किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर लेते हैं। सपोज मैं इस साइड को एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस एक्सटर्नल एंगल की बात हो रही है। अब ये वाला एंगल कितना है 120, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या हो गया इसको, ये वाला जो एंगल है ना ये 120। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये आप देखें ये वाला एंगल कितना होगा, ये कितना एंगल होगा 180। तो 180 में से अगर ये x है तो आप लिखेंगे कि 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री है ना, इसको जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 1 डिग्री का फॉर्मूला पाई डिवाइड बाय 180, ये कट हो गया। तो 6 1 द 6, 6 3 द 18, ये पाई बाय 3। तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाय 3। अच्छा जी, उसके बाद ये एमसीक्यू ये भी चैप्टर नंबर 12 से लिया गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है ये, ठीक है जी स्टूडेंट। तो इस एमसीक्यू नंबर 15 को सॉल्व करने के लिए मैंने अलग से जो है वो डायग्राम बना लिया, क्योंकि मे बी इस डायग्राम के अंदर आपको ये सारी चीज़ें समझ ना आती। तो अब देखें इस डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है कि ये साइड और ये साइड, ये तीनों जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, और यहाँ पे कितना एंगल है 60 डिग्री।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो लेंथ है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, रेडियस है, और इस तरह ये भी क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब रेडियस होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही लेंथ ये होगी। अब आपको पता है ये भी एक ट्रायंगल है। अब एक ट्रायंगल के अंदर अगर कोई सी दो साइड की जो लेंथ है वो इक्वल हो, तो इसका मतलब उनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस साइड का जो ऑपोजिट एंगल है वो ये है, ठीक है, और इस साइड का जो ऑपोजिट एंगल है वो क्या होगा, ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो इनमें से अगर एक एक्स है तो दूसरा भी क्या होगा, एक्स होगा। अब ये दोनों एक दूसरे की क्या है, ये 60 और एक्स एक दूसरे की क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये 60 है तो एक्स का आंसर भी क्या हो जाएगा, 60। यानी कि ये 60 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये मैं आपको यहाँ पे ये देखें, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर फिर क्या हो गया, 60। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इस पेपर के भी जो MCQs हैं उनको इन डिटेल सॉल्व कर लिया। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पेपर के MCQs की तरफ। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक और पेपर 2023 का ही। ये देखें, ये इक्वेशन लिखी हुई है ax² + bx + c = 0। तो आपसे पूछे हैं कि विल बी प्योर क्वाड्रेटिक इफ़, कब प्योर क्वाड्रेटिक होगी। तो बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट मैं कुछ और चीज़ें भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, ax² + bx + c = 0। अच्छा, अब नंबर 1, इसमें अगर a की जगह हम 0 पुट करते हैं तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, ये वाला सारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0। तो इक्वेशन रह जाएगी bx + c = 0, यानी इक्वेशन फिर हमारे पास रह जाएगी लीनियर। तो अगर a 0 आपसे पूछा जाए, मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि लीनियर कब होगी, तो आप बोलेंगे a जब 0 होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ x²। इस तरह से भी पूछा जा सकता है, और या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि अगर a 0 हो तो क्या होगी, लीनियर। अच्छा, तो अभी हमसे पूछा जा रहा है कि प्योर क्वाड्रेटिक कब होगी। प्योर क्वाड्रेटिक तब होती है जब b 0 हो। तो b 0 हो तो देन ax² + c इस तरह की इक्वेशन होती है, जो कि क्या होती है, प्योर क्वाड्रेटिक। प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब सिर्फ उसमें वेरिएबल की पावर 2 ही होती है। और अगर c 0 हो जाए तो फिर क्वाड्रेटिक ही रहेगी। तो ये भी मैं ज़रा लिख देता हूँ कि अगर c 0 हो जाए तो इस कंडीशन में कुछ आपकी इक्वेशन दिखने में इस जैसी लगती है, जो कि क्वाड्रेटिक ही होती है। तो फिर इसका आंसर क्या बना, आप खुद ऑब्जर्व कर लें कि b = 0 होगा तो प्योर क्वाड्रेटिक बनेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQ नंबर 2 है। इसमें ये कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब यूनिटी के जो क्यूब रूट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है 1, फिर होता है -1 + (-3) / 2, फिर -1 (-3) / 2, ये होते हैं। अब इसमें से हम इसको 1 नहीं कहते हैं, ये ओमेगा होता है और ये ओमेगा²। और आपको पता है इन तीनों का जब सम करें 1 + ओमेगा तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के। तो इसका आंसर आ गया 0, इसका आंसर आ गया 0। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, अब अगर मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए, ये यूनिटी की जगह ना, ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है यूनिटी, इसकी जगह आपको कह दें, सपोज करें आपको कहें कि 125 के क्यूब रूट्स, या फिर 512 के क्यूब रूट्स, या फिर 64 के क्यूब रूट, यानी कोई भी ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब, जैसे बोल दें 1/27 के क्यूब रूट। अब 1/27 भी तो परफेक्ट क्यूब है ना, किसका, -1/3 का। ठीक है, तो उसके फिर क्यूब रूट्स का सम आप कैसे बताएंगे और क्या होगा। तो आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ पे मैं एक नोट लिखता हूँ, उसको आपने अपने माइंड में रखना है, वो पेपर्स के ड्यूरिंग आपके काम आएगा। यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ और फिर उसको समझाता हूँ आपको। तो ये स्टूडेंट, वो मैंने नोट लिख दिया जो मैंने आपको बताना था। द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ एवरी नंबर, और वो नंबर क्या होना चाहिए, लाजमी तौर पे परफेक्ट क्यूब, इज़ ऑलवेज 0। तो नेक्स्ट चलते हैं हम स्टूडेंट MCQ नंबर 3 की तरफ। MCQ नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, 1 + (-1 - (-) आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। यानी कि अब आपको रूट्स दिए गए हैं, एक रूट दिया गया 1 + (-) और दूसरा 1 - (-) और हमें बोला जा रहा है कि हमने इक्वेशन बनानी है। तो जब भी आपको रूट गिवन हो, इक्वेशन बनानी हो, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं, x² - (x(s) + p = 0। तो इसके लिए मुझे पहले सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। सम के लिए मुझे इन दोनों रूट्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड। 1 + (-) 1 - (-) 1 + (-) 1 - (-) ये दोनों कट हो गए तो आंसर आया 2। तो सम का जो आंसर है वो हो गया 2, एक आंसर हमारे पास आ गया 2। अच्छा जी, सेकंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए 1 + (-) मल्टीप्लाई बाय 1 - (-) यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर - (-) का स्क्वायर। तो 1 - (-) स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो 1 + 1 = 2। तो ये भी किसके इक्वल आ गया जी, 2 के इक्वल आ गया। अब ये दोनों की दोनों जो वैल्यू हैं हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x² - s की जगह 2 आ गया और प्रोडक्ट की जगह भी 2 आ गया। तो आपके पास आंसर हो गया x² - 2x + 2 = 0। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा कोई आंसर है, x² - 2x + 2 = 0, तो वो ये वाला आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला। जी नेक्स्ट है MCQ नंबर 4। MCQ नंबर 4 में कहा जा रहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे। तो 9x²
प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट फाइंड आउट करने के लिए आप इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन रूट फाइंड आउट नहीं करने, आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसके रूट्स की बेसिकली नेचर पूछ रहे हैं कि क्या होगी, तो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए a की वैल्यू 9 होगी, b की वैल्यू 6 हो जाएगी, c की वैल्यू जो वो 2 हो जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है उसका फॉर्मूला होता है बी स्केयर माइनस 4ac। तो बी स्केयर मीन 6 का स्केयर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 2। तो 6 का स्केयर 36, 36 माइनस 9 4 द 36, 36 टू द 72। तो इनको जब माइनस करेंगे तो माइनस 36। अब माइनस 36 का मतलब ये लेस देन 0 है, तो जब भी रूट्स लेस देन 0 है इट्स मीन वो जब भी डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है, तो इसका मतलब जो है x माइनस 1, यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये वाला, इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो होगी ये वाली। तो इसकी जगह ज़रा पुट करते हैं नाउ के x माइनस 5 डिवाइड बाय x प्लस 2, और इसकी जगह लिख देंगे x प्लस 3 और x माइनस 1। अब अगर आप कोड से देखें तो ये आपका क्वेश्चन बन गया डिनोमिनेटर को देख के एक्सरसाइज 4.1 का, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो जब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो x माइनस 5 डिवाइड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो लेट करेंगे तो ये हो जाएगा a डिवाइड बाय x प्लस 2, उसके बाद फिर b डिवाइड बाय x प्लस 3 और प्लस c डिवाइड बाय x माइनस 1। तो देखते हैं कि ऐसा आंसर है यहाँ पे कोई, जहाँ पे ये 3 बने हो तो यस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन इसी तरह लिखे होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी MCQ नंबर 7 पे, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो डायग्राम बनाते हैं पहले, फिर डिस्कस करते हैं जी स्टूडेंट। तो डायग्राम मैंने यहाँ पे बना लिया है और आपसे पूछें कि ये जो शेडिड पार्ट है ना, ये वाला जो शेडिड पार्ट है, मतलब ये पूरी जो डायग्राम है किस चीज़ को इनमें से रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। अब ये देखें B यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। अब A कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ऐसे एलिमेंट जो U में हो और A में ना हो, यानी U का कुछ पार्ट शेड होना चाहिए था और यूनियन B के साथ। तो यूनियन B के साथ यानी कि U और B ये दोनों शेड होने चाहिए थे। अब B जो है वो कम्प्लीटली शेड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया गलत। इसी तरह अगर आप देखें A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, अब B कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसे एलिमेंट जो U में हो और B में ना हो, यानी U के एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे तो B को शेड किया गया, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर C की तरफ।
ऑप्शन नंबर सॉरी ये वाला लास्ट से चेक करें ना, तो यहाँ पे देखें बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू माइनस ए, यू माइनस ए का मतलब है कि यू जो है वो होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, यानी यू के एलिमेंट्स हों ए के एलिमेंट्स ना हो। यानी सिंपल आप ये समझ लें कि ए जो है वो शेडेड ना हो और बी जो है वो शेड हो, तो यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए शेड ना हो और बी सिंपल लिखा हुआ इसका मतलब बी शेड हो, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। पहले वाले को भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये है बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस बी, तो यू माइनस बी का मतलब है कि यू शेड होना चाहिए बी ना शेड हो। सिंपली आप ये समझ लें कि बी शेड ना हो, तो बी, लेकिन ये तो गलत है, बी तो शेड है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसको मैं आपको एक और तरीके से भी समझाता हूँ। अब ये देखिए ये तो हो गया ना थोड़ा टेक्निकल तरीका, अब आपको थोड़ा ईजी करके समझाता हूँ। तो अब आप देखें कि ये डायग्राम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करिए, अगर आप गौर से देखें तो ये रिप्रेजेंट करिए बी माइनस ए को, यानी बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी माइनस ए। बी माइनस ए का आंसर क्या आएगा, बी माइनस ए का आंसर आएगा सम एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। अब मैंने सम एलिमेंट्स क्यों लिखे, पूरे का पूरा बी सेट क्यों नहीं लिखा, वो इस वजह से ऐसे किया है क्योंकि ए एंड पी यहाँ पे कौन से सेट हैं, आर ओवरलैपिंग सेट है, तो ओवरलैपिंग का मतलब कॉमन पार्ट को निकाल के बाकी पार्ट शेड होगा ना, तो बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करें। और इस दो सेट्स के डिफरेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी माइनस ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसी चीज़ को हम इंटरसेक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 5.3 या 5.2 के क्वेश्चंस में, ठीक है। वहाँ पे ऐसे रिजल्ट लिखे हुए हैं कि प्रूव करें कि बी माइनस ए जो है वो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 7 भी हो गया। अब बाकी एमसीक्यूज के लिए हमें मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट पेज की तरफ। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 8। अब एमसीक्यू नंबर 8 में आपको क्या क्या गिवन है, अरिथमेटिक मीन गिवन है 7 के इक्वल, यहाँ से आप देख सकते हैं सम ऑफ एफ कितना गिवन है, वो गिवन है 30 के। सम ऑफ एफ एक्स कितना गिवन है, सम ऑफ एफ एक्स ये गिवन है जी 120 प्लस 3 के। और यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है जी के की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है, ये इससे कि ये अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड है और ये भी अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड है। और अरिथमेटिक मीन का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर ग्रुप्ड डाटा वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्रुप डाटा का पहले फॉर्मूला लिखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं कि अरिथमेटिक मीन इसके इक्वल होता है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। तो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे 7 और यहाँ पे 30 नहीं सॉरी 120 प्लस 3 के और डिवाइड बाय 30। अब ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 30 और इधर आ जाएगा 120 प्लस 3 के, ये हो जाएगा 210 और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 3 के। तो 210 माइनस 120, तो ये कितना आंसर आएगा, ये आपके पास आंसर आएगा 21 में से अगर हम 12 माइनस करें तो 90 और इज इक्वल टू 3 के। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 30। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो यहाँ पे 30 है, ये पॉजिटिव 30, ठीक हो गया। अच्छा जी आगे चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 9 में ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क आर एस टी, यानी इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है ये। तो इस पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रेडियस जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है ये रेडियस है, ठीक है। और एंगल कितना है थीटा 90 डिग्री, और 90 को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे वो होगा पाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। आई होप कि आपको कन्वर्ट करना आता होगा, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर नहीं आता तो चले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 90 को हम लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, तो 90 मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपके पास पाई डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो लेंथ फाइंड आउट करनी है, आर की जगह पे 10 लिख दिया और मल्टीप्लाई यहाँ पे पाई डिवाइड बाई 2 लिख दिया। तो इसको सोल्व करेंगे 2 1 2 2 5 10 एल इज इक्वल टू 5 पाई, और 5 पाई के साथ सेंटीमीटर भी लिख लेते हैं यूनिट, ठीक है, क्योंकि जो रेडियस का यूनिट होगा वही लेंथ का यूनिट आएगा। तो आंसर आपके पास स्टूडेंट्स आ गया 5 पाई। तो देखते हैं यहाँ पे है ऐसा, यस पहला ही आंसर है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 10 में भी एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर ये आपको एक कोड नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कोड, कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी ए बी की। अब ये लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, मुझे पहले लेंथ फाइंड करनी है इसकी और फिर मैं इसकी हेल्प से ये टोटल जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है। तो मुझे पहले ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ओ, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं एम कह देता, इन ट्राइंगल ओ एम बी। अब इस ट्राइंगल में पैथागोरस थ्योरम में यूज़ करता हूँ। पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे कौन है, अगर आप गौर से देखें तो हाइपोटेनस है ये वाली लेंथ ओ से लेके बी तक, ये वाली लेंथ ओ से लेके बी। परपेंडिकुलर आप कह दें इसको ओ एम को कह दें, और बेस जो है आप कह दें बी एम को,
तो वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे ओ बी, अगर आप डायग्राम से देखें तो ओ बी यहाँ पे क्या है, ओ बी ये वाला, इधर एम मैंने लिखा था वो भी रिमूव हो गया, ये ओ बी कितना है, ये है 5। तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट ओ बी की जगह 5 का स्क्वायर, ओ एम कितना है जी स्टूडेंट 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और बी एम स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है। तो अब इसको सोल्व करेंगे जी, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी एम का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू बी एम का स्क्वायर। तो बी एम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर के। अब यहाँ पे आपको याद होगा अगेन एंड अगेन इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक रिजल्ट जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कोड बाइसेक्ट इट। तो जितना आंसर ये होगा उतना ही आंसर क्या होगा ये, तो इसका आंसर कितना है 4 सेंटीमीटर, और इसका भी आंसर कितना होगा 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 प्लस 4 कितना हो गया जी 8 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि इक्वल है ए बी के। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ऐसा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर सी ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू में कहा जा रहा है हमें कि हमने क्या करना है, ओ ए जो है वो 2 पाई है, यानी ओ से लेके ए ये क्या है रेडियस है, ठीक है। तो एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर। तो इसके लिए ना हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, एमसीक्यू नंबर 11, एरिया ऑफ दी सर्कल क्या फार्मूला होता है बोला पाई आर स्क्वायर। अब सेमी सर्कुलर है तो इसका मतलब हाफ सर्कल का, तो वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर, यानी इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो अब यहाँ पे जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस ये देखें, और रेडियस आपको इसमें गिवन है, रेडियस 2 पाई गिवन है, तो वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ए यानी एरिया इज इक्वल टू पाई, और आर की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाय 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई पावर 3, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा जी, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 12, एमसीक्यू नंबर 12 में अगर आप देखें तो हमने ये एंगल जो है ना, ये एंगल आर बताना है, ये कितना होगा, ठीक है। अब कैसे बताएंगे, अब इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, अब इस एमसीक्यू को करने के लिए मैं इसको पहले डायग्राम को, पहले पेज को थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो अब इसको पेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट इस पेज को मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ये। तो अब इसमें देखें स्टूडेंट कि हमने ना ये वाला जो एंगल है ना ये फाइंड आउट करना है ये। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने फाइंड करना है ये वाला जो एंगल है ये, जो कि है सर्कम एंगल। अब हमने ना एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल वो किसके इक्वल होता है, वो डबल होता है सर्कम एंगल के। यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ ये, ठीक है। अब सेंट्रल एंगल तो आपको पता है जो कि कितना है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय सर्कम एंगल, तो ये कितना आ जाएगा जी 40 डिग्री। जब इसको इधर लाके इससे क्या करेंगे डिवाइड, तो सर्कम एंगल जो है, सर्कम एंगल जो है वो कितना आ गया 40 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है ना ये इधर मैं लिख देता हूँ, ये कितना हो गया 40 डिग्री। अब अगर आप गौर से देखें तो ये आ रही है एक स्ट्रेट लाइन, जिसमें ये देखें स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल कितना बनेगा 180 बनेगा ना। अब बाहर वाला एंगल हमने फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। इसको मैं ज़रा रिमूव कर दूँ, ये देखें, इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसको ज़रा हम कम कर लेते हैं। ये देखें ये वाला जो एंगल है ना ये मैंने फाइंड कर लिया है कि ये 40 डिग्री है। अब मुझे आंसर चाहिए इसका, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बन रही है एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखें ये वैसे स्ट्रेट लाइन तो ये आ रही है, ठीक है। तो ये एंगल क्या बन रहा है, वो स्ट्रेट लाइन का एंगल बन रहा है। तो इसमें से मुझे ये बाहर वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा कि अगर मुझे एंगल चाहिए क्यू आर टी का, इसको मैं रिमूव करता हूँ ताकि आपको पता चले, ये वाला एंगल है 40 और मुझे चाहिए ये वाला एंगल, तो क्यू आर टी फाइंड करना है। तो क्यू आर टी में अगर मैं 40 ऐड करूँगी किसके इक्वल होगा 180 के, इसको उधर ले जाएं तो कितना आंसर आ जाएगा क्यू आर टी का, ये हो जाएगा 180 माइनस 40, तो आंसर आ जाएगा 140 डिग्री। तो आपके पास ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। अब दोबारा से हम जो है पेज को वापस वहीं पे ले आते हैं, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। तो स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 12 तो हमने इधर ही सारा सोल्व कर लिया, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 13, इसको पहले पेन को हम वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे लें जी स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम 13 जी। तो एमसीक्यू नंबर 13 को पहले पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 13 में ये कह रहे हैं अ सर्कल पासिस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। एक सर्कल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस में से पास करता है। उसमें ए से लेकर सी तक की लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 4 सेंटीमीटर और सी कितना है
जो है वो 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम डायग्राम बना लें उस जैसी, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। और इसमें हमने बताना है उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं डायग्राम बनाने की। जी, तो ये स्टूडेंट मैंने कोशिश की कि डायग्राम बन जाए। ठीक है, तो रफ से हमने एक डायग्राम बना ली। अब इसमें सी पे 90 का एंगल है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, इधर कह देते हैं सी, और ए भी हम अपनी मर्ज़ी से लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें हमें पता है कि ये जो ए से लेकर सी तक लेंथ है ना, ये है जी स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर, और बी से सी ये है 4 सेंटीमीटर। तो हमने इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। अब रेडियस का मतलब है या तो आप इतनी लेंथ फाइंड आउट कर लें या फिर इतनी फाइंड आउट कर लें। वैसे तो पूरी फाइंड आउट होगी पहले ये, फिर उसका हाफ करेंगे हम। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे है जी स्टूडेंट ए से लेके बी तक, ये इक्वल होगा किसके, परपेंडिकुलर यहाँ पे है ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ये फाइंड आउट करना है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर जो कि 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 25। तो ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के। अब ए बी जो है ना स्टूडेंट, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल लेंथ है, ये वाली टोटल लेंथ। ठीक है, अगर जो है इसको मैं ऐसे हाईलाइट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल लेंथ है, लेकिन मुझे तो रेडियस चाहिए ना, तो रेडियस का मतलब मुझे हाफ लेंथ चाहिए। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 5 को 2 पे डिवाइड कर दूंगा, जो कि आंसर आएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब इस लेंथ को बेशक आप ओ से बी कह लें या ओ से ए कह लें, दोनों की दोनों जो लेंथ है वो इक्वल होगी। तो आंसर आपके पास स्टूडेंट हो गया इसका 2.5। नेक्स्ट चलते हैं MCQ नंबर 14 की तरफ। अब MCQ नंबर 14 और 15 को सोल्व करने के लिए हमें अगेन नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सोल्व नहीं होंगे, जगह कम है जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट करते हैं MCQ नंबर 14। MCQ नंबर 14 में देखें एक सर्कल बना हुआ है, और व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने इस सर्कल का जो रेडियस है वो फाइंड आउट करना है। ए बी की कितनी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ए डी कितना है 2 सेंटीमीटर। अब ये ए डी पता कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली इतनी लेंथ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो ए से लेके बी है ना, वो बेसिकली बेस है यहाँ पे, वो 10 सेंटीमीटर है। और उसके बाद ए से लेके डी जो है वो कितना है 2 सेंटीमीटर, और हमने रेडियस फाइंड आउट करना है। तो इसमें ना मैं ट्राइंगल यूज़ करूँगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी, यानी कि यहाँ से लेके ये वाली ट्राइंगल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस हम लिखेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो यहाँ पे होगा स्टूडेंट ए से लेके सी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर जो है वो होगा सी से लेके बी का स्क्वायर, और बेस यहाँ पे होगा ए बी का स्क्वायर। अब ए सी जो है जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, अब ए सी इसको अगर मैं रिमूव करूँ तो ए सी के ना यहाँ पे दो पार्ट है, एक सी से लेके डी तक और फिर डी से लेके ए तक, यानी कि सी डी और प्लस ए डी आप कह लें। और सी बी की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे आर का स्क्वायर, और ए बी यहाँ पे है 10 का स्क्वायर। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, सी डी कितना है आर, ये आप डायग्राम से देख सकते हैं, और प्लस यहाँ पे 2, आर प्लस 2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर और प्लस 100। इसको अब ओपन कर लेते हैं, तो इस पे स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आर स्क्वायर प्लस 100। ये दोनों साइड से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट हो गया, तो 4 प्लस 4r इज इक्वल टू 100। अब इस 4 को इधर लाके माइनस करेंगे, तो 4r इज इक्वल टू 100 माइनस 4, तो 4r इज इक्वल टू 96। तो r इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाई 4, तो r इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है करेक्ट जी। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट लास्ट MCQ के इस पेपर पे 15 है। इसमें 3 साइड की लेंथ गिवन है, 8 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहे हैं कि ये तीनों किस ट्राइंगल की साइड्स हैं। ठीक है, एक्यूट की हैं, स्केलियन की हैं, ऑब्ट्यूज की है या आइसोसेलेस की हैं। तो अब इसमें देखिए हमने क्या करना है कि इसमें ए इसको कह देते हैं इसको बी, और इसमें सी। अब इसमें सबसे ग्रेटर साइड है बी, तो बी का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर आएगा 289, और बाकी जो दोनों साइड हैं स्मॉलर वाली, उन दोनों साइड का जो स्क्वायर है उसको ऐड करें स्क्वायर लेके। तो ए का स्क्वायर मीन 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, तो ये कितना हो गया 289। तो आप देख सकते हैं कि बी का जो स्क्वायर है वो इक्वल है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, तो यानी कि बड़े वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड के स्क्वायर और सम के। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो इसका मतलब है ये जो ट्राइंगल है ये आपके पास होगी यहाँ पे एक्यूट, ये आपके पास ट्राइंगल होगी राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल वाला तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो फिर ये किस तरह से सोल्व होगा
फिर इसको मेरे ख्याल से तो इसी तरह ही यही इसका आंसर होना चाहिए, और या फिर इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि नहीं, यही इसका राइट एंगल ट्राइंगल ही आंसर बनता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो इसमें से फिर आप, अगर आपके पास इस तरह का एमसीक्यू आता है तो फिर आप इसका कोई सा भी आंसर लगा सकते हैं। ये कौन सी ट्राइंगल होगी? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने 2023 में के 3 पेपर जो थे मेरे पास, उनमें जो एमसीक्यू से 3 पेपर हमने सोल्व किए, यानी कि 15 और 45 एमसीक्यू सोल्व कर लिए। अब हम स्टूडेंट सोल्व करेंगे 2022 के जो एमसीक्यूज़ हैं वो सोल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम न्यू पेपर सॉल्व करेंगे, और ये पेपर है 2022 का लोकल एरिया का पेपर है, ठीक है। अब इसमें सबसे जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है कि द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स की वैल्यूज बतानी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स माइनस 4 है मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 है इज़ इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि एक्स माइनस 4 को भी 0 के इक्वल कर लेंगे, जहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 4, और x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल कर लेंगे, जहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -1। तो ये वो दोनों वैल्यूज़ हैं जो कि इसका आंसर है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा इसका आंसर है, 4 और -1, ये सेकंड। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2 है। एमसीक्यू नंबर 2 में ये कह रहे हैं इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन इसके रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ p। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर इसके जो रूट्स है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों। तो पहले तो इक्वेशन लिखते हैं p(x²) और प्लस q(x + 2) इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें a की जो वैल्यू है वो p है, b की जो वैल्यू है वो q है, और c की जो वैल्यू है वो है 2। तो अब इसमें जो इसके लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड 1 डिवाइड बाई अल्फ़ा। उसने कहा था ना कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो अगर एक 2 है तो दूसरा 1/2, अगर एक 2 डिवाइड बाई 3 है तो दूसरा 3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा, अल्फ़ा 1 डिवाइड बाई अल्फ़ा, और अगर एक बीटा है तो दूसरा क्या होगा, 1 डिवाइड बाई बीटा। रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर आपको एक पता होगा तो आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो लेट अल्फ़ा एंड 1 डिवाइड बाई अल्फ़ा बी दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो जब भी हम इस तरह की स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमें इन रूट्स का सम फाइंड आउट करना होता है, अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइड बाई अल्फ़ा विच इज़ माइनस बी डिवाइड बाई ए, और इसी का जो है वो प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना होता है, सी डिवाइड बाई ए। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल है। अल्फ़ा और अल्फ़ा कट हो गए तो 1 इज इक्वल टू सी, किसके इक्वल है यहाँ पे 2, और डिवाइड बाई ए यानी पी के, तो p इज़ इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इस पार्ट को, क्योंकि हमें p की वैल्यू चाहिए थी जो कि यहाँ से मिल गई है, तो p की वैल्यू 2। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 पे। एमसीक्यू नंबर 3 में ये कह रहे हैं इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ पॉजिटिव बट नॉट अ परफेक्ट स्केयर, यानी कि ये कहा जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव हो यानी ग्रेटर देन 0 हो, बट नॉट आ परफेक्ट स्केयर, लेकिन जो है वो परफेक्ट स्केयर ना हो। तो उस कंडीशन में जो उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, तो उस इक्वेशन के रूट्स उस कंडीशन में होंगे इरेशनल, और अगर पॉजिटिव हो और साथ में परफेक्ट स्केयर भी हो तो फिर क्या होगा, रैशनल होगा। लेकिन यहाँ पे था नॉट परफेक्ट स्केयर, तो इरेशनल होगा। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 4 में कह रहे हैं इन विच सिचुएशन एक्स वेरीज डायरेक्टली वाई। तो इनमें से कौन सी वो सिचुएशन है जिसमें एक्स वेरीज कर रहा है, एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई। अब डायरेक्टली का मतलब है कि अगर वाई इंक्रीज होगा तो एक्स भी इंक्रीज होगा, और अगर एक्स इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखें y जो है वो डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ऑप्शन वाइज लिखते हैं। ये देखें जैसे कि x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई वाई। अब यहाँ पे तो y डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, यानी कि आप y की जितनी ज़्यादा वैल्यू पुट करेंगे x का उतना कम आंसर आएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर नेक्स्ट देखें लिखा हुआ है xy इज इक्वल टू 6। अब इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई वाई, यानी कि बिल्कुल इसी की तरह का ही आंसर बनता है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद x इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो वाई एक्स और एक्स कट हो रहे हैं, तो यहाँ से आपके पास एक्सप्रेशन यानी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 1। अब इसमें तो x है ही नहीं, तो सबसे जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना वो करेक्ट है ये। अब इसमें आप y की वैल्यू कम लगाएंगे तो x का आंसर भी कम आएगा, y की वैल्यू ज़्यादा लगाएंगे तो x का आंसर भी ज़्यादा आएगा। मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। सम टाइम x वेरीज डायरेक्टली का मतलब है कि हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, तो x इज़ इक्वल टू, जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो x इज़ इक्वल टू के वाई होता है ना। तो ये देखें इस फॉर्म में ये वाला जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ है, इस वजह से ये करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट मूव करते हैं हम MCQ नंबर 5 की तरफ। तो इस रफ वर्क को पहले तो करते हैं रिमूव, बल्कि लिखा रहने देते हैं, शायद आपके काम आ जाए। तो MCQ नंबर 5 पे मूव करते हैं। MCQ नंबर 5 में ये कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, द आइडेंटिटी इज़ ट्रू फॉर, जो आइडेंटिटी होती है ना, आइडेंटिटी वो वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो होगा
ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, आइडेंटिटी जो होती है वो तमाम वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है। तो इसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6 जो है उस पे आते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 में ये कहा जा रहा है इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट एक्स इज़ 3, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स इज़ इक्वल टू 3, और नंबर ऑफ एंड इन सेट वाई इज़ 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई इज़ 2। तो देन आपसे पूछ रहे हैं देन नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन एक्स मल्टीप्लिकेशन वाई। तो हमने क्या बताना है, हमने बताना है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन एक्स क्रॉस वाई, यानी एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ वाई। तो अब इसका कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स मल्टीप्लिकेशन वाई। तो ये इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 6। अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन का मतलब है कि हमने फाइंड आउट करने हैं सबसेट्स, ठीक है, कि इस x क्रॉस y में कितने एलिमेंट्स आएंगे, उसके सबसेट कितने बनेंगे। तो सबसेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस y, तो 2 की पावर 6। अगर 2 की पावर 6 है तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर लिखा होगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 6, ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट है MCQ नंबर 7। अब MCQ नंबर 7 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो है ये आपको गिवन है, ठीक है, एक्स बार कह लें, इसको अरिथमेटिक कहेंगे। 10 के इक्वल है सम ऑफ एक्स किसके इक्वल है 7 प्लस 9 के एन कितना है 7, और आपको कहा जा रहा है जी के की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन का कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। तो वैल्यूज पुट कर देंगे 10 इज इक्वल टू 7 प्लस 9 के डिवाइड बाय 7। अब ये ना हो कि आप यहाँ पे 7 से 7 को कट कर दें, हम यहाँ पे नहीं कट कर सकते क्योंकि एडिशन का साइन है। तो ये 7 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 7 प्लस 9 के। अब इसको उधर ले जाके क्या करेंगे माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 7 इज इक्वल टू 9 के। तो 70 में से 7 को माइनस करेंगे तो 63, और 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 7 63, तो आंसर आ गया 7। इसका आंसर ये था, तो जी आंसर आ गया 7। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है MCQ नंबर 8, देखते हैं यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। कोसिकेंट थीटा और टेन थीटा किसके इक्वल होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, यहीं पे सॉल्व करता हूँ। कोसिकेंट थीटा जो है ये इक्वल होता है 1 डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा के, और टेंजेंट जो थीटा है ये इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो ये दोनों कट हो गए, तो आंसर बचा 1 डिवाइड बाय कोस, 1 डिवाइड बाय क्या हो गया इसको 1 डिवाइड बाय कोस ऑफ थीटा, 1 डिवाइड बाय कोस ऑफ थीटा। तो 1 डिवाइड बाय कोस ऑफ थीटा, तो यहाँ पे है 1 डिवाइड बाय कोस किसके इक्वल होता है सीकेंट थीटा के, तो सीकेंट थीटा इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट MCQ के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट MCQ नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। MCQ नंबर 9 में देखें ये कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द कोड फाइंड आउट करनी है। तो कोड जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब इसके लिए पहले मैं यूज़ करूँगा इस ट्राइंगल को, ये वाली जो ट्राइंगल है ये। अब इस ट्राइंगल में यहाँ पे तो O लिखा हुआ है, इधर हम B लिख लेते हैं और इधर A लिख लेते हैं, और यहाँ पे C लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल AOB। तो इसमें हम लिखेंगे जी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे है स्टूडेंट, इसको ज़रा करते हैं रिमूव। नाम पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये A इसको कह देते हैं, इसको B कह देते हैं, इसको C। तो ये देखिए 90 के सामने वाली जो साइड है वो क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस, यानी कि AO जो है वो यहाँ पे हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर बेस जिसको मर्जी आप कह लें, परपेंडिकुलर मैं कह देता हूँ O से लेके B को, और बेस जो है वो A से B। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, AO कितना है 5 का स्क्वायर, OB कितना है 4 का स्क्वायर, और प्लस ये AB का स्क्वायर। ऐसा MCQ हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा 9 इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। तो AB का जो आंसर है वो कितना आ गया जी 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक ये वाला जो आंसर है ना ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अब बार बार वही जो थ्योरम है वो यूज़ हो रहा है कि अब ये देखें कि ये वाली जो लाइन है ना ये क्या है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किसके ऊपर है कोड के ऊपर, और कोड कौन है ये, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कोड बाइसेक्ट इट। बाइसेक्ट का मतलब जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही लेंथ ये होगी। ये 3 है तो ये भी कितनी होगी 3, तो 3 + 3 यानी कि जो लेंथ है कोड की AC वो इक्वल होगी A से लेके B और फिर B से लेके C। तो AB कितना हो गया 3 सेंटीमीटर और BC भी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो
तो दोनों को जब ऐड किया तो टोटल कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है जी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं जी एमसीक्यू नंबर 10 पे। एमसीक्यू नंबर 10 में अ लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद अ सर्कल, यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि ये अगर आपके पास सर्कल है, ठीक है, अब ये एक ऐसी लाइन है जो कि इसके साथ दो कॉमन पॉइंट हैं इसके, ये अ लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट्स इन कॉमन, एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया, तो इसको बोलते हैं सेकेंड लाइन। क्या बोलते हैं? सेकेंड लाइन, सेकेंड ऑफ सर्कल या सेकेंड लाइन भी कहते हैं। तो 11 पे चलते हैं अब स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 11 पे। 11 में हमें ये कहा जा रहा है कि ये एंगल है 130 डिग्री। अब ये जो एंगल है ना स्टूडेंट्स, ये बन रहा है सेंटर पे, तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रल एंगल। और ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया ADB, यानी कि ADB ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये वाला जो एंगल है ना, ये कौन सा एंगल है? ये एंगल है सर्कम एंगल। कौन सा एंगल है? सर्कम एंगल। ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कौन सा, कि सेंट्रल एंगल जो होता है ना, सेंट्रल एंगल ये इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई बाय सर्कम एंगल के। तो सेंट्रल एंगल कितना है जी 130 डिग्री और ये 2 मल्टीप्लाई बाय सर्कम एंगल, तो 2 से इसको कर दें डिवाइड, तो 130 डिग्री डिवाइड बाय 2। और इस सर्कम एंगल का नाम क्या जो कि हमने फाइंड करना है, मेजरमेंट ऑफ ADB। तो कितना आंसर आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ ADB का? ये आंसर आ जाएगा 65 डिग्री। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 65 डिग्री। नेक्स्ट स्टूडेंट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ। अब 12 में ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा। अब कैसे ये 30 होगा, यहाँ पे स्टूडेंट यूज़ होगा थ्योरम 12.2 के सेम सेगमेंट में बनने वाले जो एंगल है ना वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ 30 है तो ये भी 30 होगा। अब ज़रा इसको गौर से देखें कि ये जो है ना, ये वाली जो लाइन, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन का एंगल जो कि कितना होता है 180 के इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस अंदर वाला जो एंगल है वो 30 है इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये ऐसा मैंने क्यों लिखा, बिकॉज ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल हुए। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हम किनको कहते हैं, जिनका सम 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। तो ये इसका आंसर हो गया जी 150। उसके बाद चलते हैं एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 13 में कह रहे हैं द टेंजेंट रन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए कोड आर। अच्छा, जो दोनों के दोनों टेंजेंट हैं, द टेंजेंट रन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल, तो वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब मैं कैसे ज़रा आपको बना के दिखा देता हूँ कि सिचुएशन कैसी होती है। सपोज करें कि ये जो है एक सर्कल है, तो अब इसको प्रॉपर्ली बनाते हैं पहले, फिर मैं आपको शो करवाता हूँ ये जी स्टूडेंट। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी एमसीक्यू नंबर 13 में कि सपोज कर लें कि ये दोनों टेंजेंट हैं, ठीक है, और ये सपोज कर लें जी डायमीटर है, ठीक है, आपसे डायग्राम बनाई। तो आपको ये कह रहे हैं, इसको मैं ज़रा रिमूव करता हूँ, दोबारा से इसको देखते हैं। ये द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, वो क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, क्या होंगे, पैरेलल। परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकते, इंटरसेक्टिंग भी नहीं हो सकते और ओवरलैप भी नहीं कर रहे, तो फिर क्या हुए, पैरेलल हुए। नेक्स्ट आते हैं जी स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 14 की तरफ। 14, अब 14 में क्या है जी, द ट्राइंगल विद साइड 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर, ये कौन सी ट्राइंगल बनाएंगे? मेरे ख्याल से हमने पहले भी किया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। एक साइड है 8 सेंटीमीटर, दूसरा 15 सेंटीमीटर और तीसरा 17 सेंटीमीटर। हम इनके नाम रख लेते हैं, ये इसको A कह देते हैं, इसको B और इसको C। जो ग्रेटर साइड है वो है C, तो C का स्क्वायर सेपरेटली फाइंड करते हैं जो कि इक्वल होगा 289 के, और बाकी दोनों साइड का स्क्वायर और सम एक साथ। तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 225, तो ये आ जाएगा 289। तो ये देखें कि C स्क्वायर जो है वो इक्वल है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़े वाली साइड का जो स्क्वायर है वो छोटे वाली दोनों साइड के स्क्वायर और सम के इक्वल है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, इसका मतलब वो ट्राइंगल होती है राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी होती है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 15 पे, जो कि इस पेपर का सबसे लास्ट एमसीक्यू है। इसमें आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो जी है, जो भी रिलेशन है, फंक्शन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, ये इनमें से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले ये चेक करें क्या ये रिलेशन है या फंक्शन है, उसके बाद बाकी का काम देखें। तो स्टूडेंट ये जो है ये रिलेशन है, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये पहले सेट का एलिमेंट ये जो है वो डोमेन में नहीं आ रहा। यानी कि अगर हम इस रिलेशन की जी की मैं डोमेन निकालूँ, डोमेन ऑफ जी, तो ये इक्वल है A B और D के।
ठीक है, जो कि इक्वल नहीं है सेट ए के। तो इसका मतलब ये तो फंक्शन ही नहीं है, तो फंक्शन नहीं है तो क्या हुआ फिर, रिलेशन हुआ। तो या तो रिलेशन वाला ऑप्शन होगा या फिर फंक्शन वाला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट अ फंक्शन। तो स्टूडेंट एक और पेपर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, उसके बाद फिर जो है ना बाकी के फिर आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, एक दो पेपर और मैं आपके साथ शेयर करूँगा बाद में, तो वो आपने खुद सॉल्व करने होंगे। और अभी मैं आपको एक पेपर और सॉल्व करवाता हूँ ताकि थोड़ी सी और पेपर जो है आपकी प्रिपरेशन हो जाए। अभी तक मैं आपको जो है टोटल 4 पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ, यानी 60 MCQs आपने सॉल्व कर लिए। जी स्टूडेंट, तो 2022 का एक और पेपर सॉल्व करते हैं। और ये जो पेपर अभी हम सॉल्व करने लगे हैं ये हार्ड एरिया का पेपर है 2022 का। तो MCQ नंबर 1 है। MCQ नंबर 1 में ये एक इक्वेशन गिवन है और आपको कह रहे हैं कि वैल्यूज़ ऑफ x, ये तो बहुत आसान सा है, x-3 इंटू x-1 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x-3 भी 0 के इक्वल आएगा, जिससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और x-1 भी 0 के इक्वल होगा, जिससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो ये आपके पास आंसर आ गया 3 and 1, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। अच्छा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं MCQ नंबर 2 पे। MCQ नंबर 2 में ये एक इक्वेशन है, ठीक है, और इसमें ये कह रहे हैं इसके जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे को, तो p की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो p(x²), मेरे ख्याल से ये पीछे वाला जो अभी हमने लोकल एरिया का पेपर सॉल्व किया था उसमें भी सेम टू सेम ऐसे था। चलें दोबारा कर लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे p है, b की वैल्यू यहाँ पे q है, और c जो है वो 3 के इक्वल है। तो लेट कर लेंगे इसके जो रूट्स है, लेट अल्फा एंड 1 डिवाइड बाय अल्फा बी दी रूट्स। ऐसे रूट्स क्यों लेट किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। इस वजह से अल्फा 1 डिवाइड बाय अल्फा बी दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो हम इनका पहले सम फाइंड आउट करते हैं। सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाय अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी डिवाइड बाय ए, और प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 डिवाइड बाई अल्फा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। ये कट हो गया, तो 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू 3 डिवाइड बाई पी। तो पी जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो कि हमें यहाँ से मिल गई है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 3 पे। MCQ नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर। जो लोकल एरिया का पेपर था उसमें क्या था, पॉजिटिव एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो इस कंडीशन में जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 4 पे। 3 तो नहीं सोल्व करना पड़ा हमें, 4 पे मूव करते हैं। 4 में ये कहा जा रहा है कि अगर ये एक्सप्रेशन लिखा हो, ये लिखा हो, तो देन फिर इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है जी, तो एक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1 डिवाइड बाई b, और दूसरा है जी b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1 डिवाइड बाई c। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू k डिवाइड बाई b, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b इज इक्वल टू k डिवाइड बाई c। अब मसला ये है कि यहाँ पे जो सारे के सारे एक्सप्रेशन हैं वो प्रोपोर्शनैलिटी में लिखे हुए हैं, तो अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये b है, तो हम इसको b की वैल्यू को फाइंड आउट करके उस तरह से एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इधर से ना हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी b जैसा एक्सप्रेशन बना लेते हैं इस इक्वेशन से भी। तो b आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा k डिवाइड बाई a। इसको आप कहते हैं 1 और इसको आप कहते हैं 2। तो यहाँ पे लिख दें जी फ्रॉम 1 एंड 2। तो दोनों की देखें लेफ्ट साइड जो है वो सेम नंबर के इक्वल है, तो k डिवाइड बाई सी k डिवाइड बाई ए के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, k मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई सी। दोनों साइड से ये k कट हो गए, तो a किसके इक्वल आ गया c, और a c के इक्वल आने का मतलब है a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c। यानी इसका मतलब ये अगर k इंक्रीज होगा तो a भी c इंक्रीज होगा तो ए भी इंक्रीज होगा, सी डिक्रीज होगा तो ए भी डिक्रीज होगा। तो ये इसका आंसर हमने बना लिया यहाँ से, ये वाला ऐसा आंसर है यस। अच्छा जी नेक्स्ट है MCQ नंबर 5। MCQ नंबर 5 में ये कह रहे हैं अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि आपको ये कह रहे हैं कि जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो किसके, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा स्टूडेंट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किस में होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका आंसर है। ठीक है, दोबारा से पढ़ लेते हैं, फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर, यस। और अगर लेस हो तो फिर वो किस में होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ से आपके 2 MCQs फिर क्लियर हो गए।
नेक्स्ट स्टूडेंट हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 में कह रहे हैं इफ एक्स एंड वाई आर डिसजॉइंट सेट्स, तो एक्स यूनियन वाई क्या होगा। अब डिसजॉइंट का मतलब है, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब है कि उन दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा, नो कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, उन दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा। यानी कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई में एग्जांपल देते हैं। एक्स का जो सेट है आप सपोज कर लें 1 3 5 है, और वाई जो है इसका जो सेट है वो आप सपोज कर लें 2 8 एंड 9 है। तो इन दोनों का जब आप यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, उसमें एक्स के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे और वाई के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, वाई यूनियन एक्स के इक्वल होगा, यानी उसमें दोनों सेट्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 7 में हमें अरिथमेटिक मीन गिवन है 8, सम ऑफ एक्स गिवन है 5 + 5k, और n जो है वो इक्वल है 10 के। और हमने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मेरे ख्याल से तीसरी दफ़ा हम ऐसा एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, 2 दफ़ा ऑलरेडी कर चुके हैं, या फिर शायद चौथी दफ़ा कर रहे हैं। तो अब फॉर्मूला लिखेंगे पहले, अरिथमेटिक मीन का सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय n, वैल्यूज पुट कर देंगे, इसकी जगह 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 + 5k डिवाइड बाय 10। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूँगा, ये कितना हो जाएगा 80, क्योंकि जगह कम है। 80 इज इक्वल टू 5 + 5k। अब ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा, -80 - 5 इज इक्वल टू 5k। बाकी यहाँ पे करते हैं तो 75 डिवाइड बाय 5, तो कितना आंसर आ जाएगा, 15 आएगा ना। 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 15, k की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी जी 15। अब इस 8 वाले एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, पहले तो इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि इधर सॉल्व होता है या नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा। इन दी, इसमें स्टूडेंट ये कह रहे हैं इन दी गिवन इक्विलेटर ट्राइंगल द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू, यानी इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। इक्विलेटर ट्राइंगल है, इक्विलेटर ट्राइंगल का मतलब है कि जितनी ये लेंथ होगी उतनी ये वाली लेंथ होगी और उतनी ही ये वाली लेंथ होगी। ठीक है, अब इक्विलेटर ट्राइंगल है तो ये एंगल इन दी गिवन इक्विलेटर ट्राइंगल द वैल्यू ऑफ, अब इक्विलेटर है तो हाँ, इक्विलेटर ट्राइंगल में तमाम साइड की जो लेंथ है वो इक्वल होती है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा जी 60 डिग्री। ठीक है, तो अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे, वहाँ पे हम बाकी के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 में कह रहे हैं दी गिवन फिगर इफ रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस, अब ये रेडियस जो है ये भी रेडियस है, ये वाला जो रेडियस है इसको रेडियस बोलेंगे। ठीक है, क्या आपके ख्याल से ये रेडियस होगा ओ से बी तक। अच्छा, इधर हम लिख लेते हैं सी और इधर लिख लेते हैं जी डी, बिल्कुल रेडियस होगा ओ से बी भी। अच्छा, ये 2 सेंटीमीटर है, तो देन दी ए बी जो है ना, ये वाला ए बी, ये कितना है 2 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो देन दी वैल्यू ऑफ द कोड, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी से लेकर डी तक। अब ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और ट्राइंगल कौन सी यूज़ करेंगे, इन ट्राइंगल ए, इसमें हम ट्राइंगल, इस पेज को थोड़ा सा सेट करते हैं पहले, हाँ, इन ट्राइंगल ए ओ सी, ये वाले ट्राइंगल यूज़ करेंगे। अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्टूडेंट यहाँ पे है 90 के जो ऑपोजिट है वो है ओ सी का स्क्वायर। ठीक है, और परपेंडिकुलर आप सपोज कर लें, यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर है ओ ए। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है ओ ए, और इस इक प्लस ए सी। अब ओ सी जो है वो 5 का स्क्वायर है, ओ ए का हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज़रा देखें कि ये रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये, और ये लेंथ आपको बताई गई 2, तो ये कितनी होगी 3। कैसे, क्योंकि रेडियस जो है वो 5 के इक्वल है, तो 5 में से ये लेंथ बताई गई 2, तो ये कितनी होगी 3। तो यहाँ पे फिर इसकी जगह ओ ए की जगह क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ए सी फाइंड आउट करना है, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 25 - 9 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए सी जो है वो इक्वल आ जाएगा 4 सेंटीमीटर के, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब हमें फाइंड करनी है सी से लेकर डी तक, तो ये इक्वल होगा ए से सी और फिर ए से डी। तो ये 4 सेंटीमीटर है और अगला भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। और इसके लिए मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन अ कोड बाइसेक्ट इट, तो इसलिए दोनों जो लेंथ है ये 4 है, तो ये भी कितनी होगी 4। तो आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टूडेंट करते हैं एमसीक्यू नंबर 10। एमसीक्यू नंबर 10 में है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट टचिंग सर्कल्स एक्सटर्नली इज, ये किसके इक्वल होगा। तो ये होता है उन दोनों के रेडियस के
टू कॉन्ग्रुएंस रेडियस सर्कल, ये इसको एक दफ़ा पढ़ते हैं दोबारा और फिर देखते हैं कि क्या आंसर होगा। द डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट टचिंग सर्कल एक्सटर्नली इज, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे दो सर्कल जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट बना लेते हैं। सपोज करें कि ये एक सर्कल है और एक्सटर्नली टचिंग होने चाहिए, ठीक है। कोशिश करते हैं अगर एक्सटर्नली टचिंग बन गए तो चलें, सपोज एक्सटर्नली टच हो तो नहीं रहे, लेकिन आप सपोज कर लें कि इस तरह की कोई सिचुएशन है, ये ठीक है, इसका सेंटर ओ कह देते हैं, इसके सेंटर को सी। अब कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब है कि अगर इसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है तो इसका भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो अब आपको कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स, तो इन दोनों के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, यानी ओ से लेकर सी तक कितना होगा। अब ये देखें इसका जो रेडियस है वो कितना है 3, इसका रेडियस भी कितना है 3, तो वो स्टूडेंट इक्वल होगा द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल। डायमीटर ऑफ ईच सर्कल वो देखें कैसे। अब देखें यहाँ पे ये वाली जो लेंथ है 3 सेंटीमीटर है। अब ये जो लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो ये बाकी की जो लेंथ है वो कितनी बनती है 3 सेंटीमीटर। अगर ये रेडियस और ये रेडियस को मिला दें तो ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ बनती है 6 सेंटीमीटर, 3 और 3, तो ये पूरे का पूरा क्या बन गया डायमीटर। तो इस वजह से यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कि इसका आंसर है द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। 11 पे चलते हैं। इफ़ अ कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री देन द लेंथ ऑफ द कोड एंड द रेडियल सेगमेंट क्या होगी, ठीक है। इफ़ द कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, इसकी भी डायग्राम हमें बनानी पड़ेगी। बनाते हैं जी। पहले तो हमने बना लिया एक सर्कल, तो इस सर्कल के अंदर ये सपोज कर लें कि ये एक कोड है, इस कोड का हम कोई नाम रखते हैं कोड ए बी, ठीक है। अब ये जो कोड है ना, ये कोड क्या कर रही है, सेंटर के साथ जो एंगल बना रही है ना वो कितना एंगल है, सपोज कर लें, एक मिनट लाइन सीधी लगा लें, ये एक लाइन लगी और ये एक लाइन लगी, ये एंगल बना रही है 60 डिग्री का। तो इफ़ ए कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये बना लिया, देन द लेंथ ऑफ द कोड एंड रेडियल सेगमेंट आर, तो दोनों की जो लेंथ है वो क्या होगी। अब ये देखें ये एंगल है 60 डिग्री का, अब आप देखें ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसका मतलब अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स ये वाले दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, और ये भी कितना होगा 60 डिग्री। कैसे 60 होगा, अब ये ज़रा मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दे दूं। ऐसा हमने अभी किसी और पेपर में भी सॉल्व किया। अगर इसका नाम मैं एक्स रख दूं, इसका नाम भी एक्स, तो हमें पता है कि एक्स प्लस 60 यानी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 120, ये इधर आके माइनस हो गया, तो एक्स का आंसर कितना आ गया 60 डिग्री। अब ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो दोनों कितने कितने हो गए 60 डिग्री हो गए ना। तो 60 होने का मतलब ये है कि ये ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी और उतनी ही लेंथ ये होगी। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है द लेंथ ऑफ द कोड एंड रेडियल सेगमेंट आर, तो ये क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यू नंबर 12 पे। एमसीक्यू नंबर 12 जी स्टूडेंट, तो एमसीक्यू नंबर 12 में ये एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें पूछे ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब ये वाला जो एंगल है वो 20 है, ये वाला एंगल 30 है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा। अब ये देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, तो ये डायग्राम मैंने अलग से साइड पे बना लिया है। तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ना हम कंस्ट्रक्शन करके ये इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब इसका नाम मैं ए रख लेता हूँ, यहाँ पे हम बी लिख देते हैं और इधर सी। तो अब आप देखें कि ये वाली जो लेंथ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली जो लेंथ है ये क्या है, रेडियस है। तो ये रेडियस है तो ये भी क्या है, रेडियस है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। ये वाली जो लेंथ है ये क्या है, रेडियस है, रेडियस, और ये भी क्या है, रेडियस। तो अगर ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये 30 है, इसका ऑपोजिट एंगल ये हो गया और इसका ऑपोजिट एंगल ये हो गया, तो ये कितना हो गया जी 30 डिग्री। इसी तरह सेम सिनेरियो यहाँ पे ये रेडियस है, तो ये वाली जो लेंथ है ओ से लेकर सी तक ये भी क्या होगी, रेडियस होगी। तो ये 20 है तो ये वाला एंगल कितना हो गया 20। अब ये टोटल जो एंगल है ना ये वाला 30 + 20 कितना हो गया 50। अब हमें फाइंड करना है ये एक्स एंगल। तो हमें पता है कि जो सेंट्रल एंगल होता है, सेंट्रल एंगल वो इक्वल होता है 2 ऑफ सरकम एंगल के। तो वैल्यू लगाते हैं, सेंट्रल एंगल जो है वो फाइंड करना है वो x है और 2 × सरकम एंगल कितना है 50। सरकम एंगल कितना 50, तो x इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 100 के इक्वल हो जाएगा, 100 डिग्री के। तो यहाँ पे जो आंसर हो गया वो हो गया जी 100 है यहाँ पे, यस। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ़ डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स
इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई देन द सर्कल विल। तो ये स्टूडेंट जो चैप्टर 10 है 10.4 का थ्योरम नंबर ए उसकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का कुछ पार्ट लिखा हुआ है। तो इसका आंसर होगा टच ईच अदर एक्सटर्नली। जब सम आएगा तो एक्सटर्नली टच करेंगे और जब डिफरेंस आएगा तो इंटरनली टच करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 14 है। ये 3 लेंथ दी गई हैं आपको और हमने बताना है कि इस ट्राइंगल की जो लेंथ है। अच्छा, यहाँ पे देखिए 7 लिखा हुआ है, नीचे 17 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। तो आपने इसको देख के इस तरह से कर लेना, ठीक है। 15 के अकॉर्डिंग करना, ये हम पहले भी कर चुके हैं तो दोबारा से चलें। पहले ये करते हैं 15 वाला, फिर 14 में फिर आपको करवाता हूँ। अब देखें ये एक रिलेशन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, तो इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले देखें क्या ये फंक्शन है, ए बी यूज़ हुआ है, बी बी सी बी डी बी, तो इसका मतलब फंक्शन तो है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो गया क्रॉस। अब उसके बाद देखें क्या सेकंड सेट जो है वो पूरे का पूरा यूज़ हो रहा है, सेकंड सेट यस, यानी कि इस रिलेशन की, रिलेशन एच की जो रेंज है वो किसके इक्वल है 1। इधर लिखते हैं MCQ नंबर 15 पहले कर रहे हैं हम, MCQ नंबर 15। अच्छा, इस रिलेशन की जो रेंज है, चलें पहले ऐसे करते हैं, डोमेन इस रिलेशन की वो है जी A B C एंड D जो कि इक्वल है सेट L के। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन है, ठीक है। जब भी डोमेन यानी पहले सेट के सारे एलिमेंट्स यूज हों तो इसका मतलब है कि वो क्या है, वो जो रिलेशन है वो फंक्शन होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसकी जो रेंज है ना, रेंज इस रिलेशन एच की वो इक्वल है 1 2 3 और 4 के इक्वल है, यानी सेट एम के इक्वल है। तो जब भी जो रेंज है वो सेकंड सेट के इक्वल हो, यानी सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट हों पहले सेट के, तो उसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन। तो इसका मतलब है कि ये ऑन टू फंक्शन का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद देखिए हर एक का इंडिविजुअल बना हुआ है, तो ए का अलग से है इमेज 4, बी का भी और है, सी का भी और है और डी का भी, यानी सबका डिफरेंट है, यानी ये 1 1 फंक्शन भी है। क्या 1 1 फंक्शन भी है। और ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अच्छा जी, अब MCQ नंबर 14 रह गया था, वो चले यहाँ पे कर लेते हैं। 14 इसमें लेंथ है 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। तो बड़े वाली साइड का स्केयर करें आप 17 का स्केयर और यहाँ पे छोटे वाली दोनों साइड का स्केयर। तो 17 का स्केयर 289 और ये 225 प्लस 64, तो ये भी 289। तो ये देखें ग्रेटर साइड का जो स्केयर है वो इसके इक्वल है, यानी कि ग्रेटर, अगर इसको आप ए कहते हैं, इसको बी, तो इसको सी कहते हैं। सी का जो स्केयर है वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है या कोई स्टेप है जो आपको नहीं समझ आया, वो आप मुझसे समझ सकते हैं। और इन सारे MCQs का सोल्यूशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और भी 1 2 पेपर्स आपके साथ शेयर करूँगा जो कि अनसॉल्व्ड MCQs होंगे, वो आपने खुद सॉल्व करने होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि आपके MCQs और बेहतर हो जाएं तो आप अपनी बुक के पीछे जितने भी MCQs हैं उनको पहले सॉल्व करें, फिर उसके बाद KPK बोर्ड की जो बुक है उसमें जितने MCQs हैं उनको सॉल्व करें, ठीक है। और उसके बाद ये पेपर वाले MCQ तो इंशाल्लाह आप MCQs में मार नहीं खाएंगे उधर पेपर में। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा मैं किसी और काम के साथ आपके, अगर टाइम हुआ तो कुछ और भी चीज़ें मैं आपके साथ जो शेयर करूँगा जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।